गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने दिव्य कोचिंग संस्थान पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इस कोचिंग की ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है और हमने पहला क्लास हिस्ट्री का लिया था। आज हम उसी के आगे हिस्ट्री के बारे में हमने कल कुछ जाना था कि हिस्ट्री होता क्या है, इतिहास होता क्या है। इतिहास को हमने बताया कि एक साधन है। साधन कैसा? पुरानी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम जिस भी साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास हमारे पीछे होने वाली उन घटनाओं को बताती है जिससे हम होकर चले आ रहे हैं। जैसे कल हमने बताया था कि कल क्या हुआ था जी, आपको न्यूज़पेपर और समाचार के माध्यम से पता चल जाता है। 2 साल 10 साल 20 साल पहले क्या हुआ था उस समय के रहने वाले व्यक्ति से आपको पता चल जाता है। लेकिन जब बात हजारों वर्ष, लाखों वर्ष या करोड़ों वर्ष की आती है तो न तो उस टाइम पे न्यूज था, न तो उस टाइम पे समाचार पत्र है आज तक उसके, और न ही उस टाइम का कोई व्यक्ति आज जीवित है। तो उस चीज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास में कल हमने पुरातत्व के बारे में बताया था, पुरातत्ववेत्ता के बारे में बताया था। आज उसी से एक चीज और कि पुरातत्व स्थल होता क्या है, कि पुरातत्व स्थल जो पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं या पुरातत्व जो होता है, पुरातत्ववेत्ता कहां पर उसकी खोज करते हैं। जैसे आज हम जानेंगे कि पुरातत्ववेत्ता क्या होता है। दिव्य कोचिंग जैसे पुरातत्व स्थल, पुरातत्व स्थल का मतलब होता है कि पुरानी जितनी भी बीती हुई चीजें हैं, प्राचीन काल में मानव के द्वारा प्रयोग में लाई, प्राचीन काल में मानव के द्वारा प्रयोग में लाई वस्तु को, निर्मित मंदिरों को, मस्जिदों को और इमारतों का जो अध्ययन होता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। उसके जो अवशेष मिले हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। मतलब जहां पर पुरातत्व मिलता है इसे हम कहेंगे कि जहां पर पुरातत्व के अवशेष मिलते हैं, जहां पर पुरातत्व के अवशेष मिलते हैं उसे पुरातत्व स्थल कहते हैं, उसे पुरातत्व स्थल कहते हैं, पुरातत्व स्थल कहते हैं। जैसे हमने जाना कि पुरातत्व क्या होता है, पुरानी बीती हुई चीजों का उसका जो भी अवशेष होता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। इसका अध्ययन कौन करता है? पुरातत्ववेत्ता करते हैं। कहां पे करते हैं? पुरातत्व स्थल पे करते हैं। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पुरातत्व के बारे में जितने भी अवशेष दबे पड़े हैं उनके बारे में जहां पर जिस स्थान पे हमको नॉलेज मिलता है उसे हम पुरातत्व स्थल कहते हैं। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है? पुरातत्ववेत्ता। अब हमने कल बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। काल, इतिहास के काल को 3 भागों में बांटा गया
प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक या इसे बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा, वो टाइम पीरियड जब मनुष्य को लिखना तो आता था, जब मानव को लिखना तो आता था, परंतु पढ़ना नहीं आता था। उसने लिखना तो जानता था पर वो पढ़ना नहीं जानता था। उस समय को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस टाइम पीरियड में मनुष्य को लिखने का ज्ञान तो हो गया, पर जो लिखा उसे पढ़ नहीं पाया। और सबसे लास्ट का जो टाइम पीरियड था उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस टाइम पीरियड में मनुष्य को लिखने के साथ साथ पढ़ने का भी ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि जब लिखने का ज्ञान नहीं था, लिखने का ज्ञान नहीं था, लिखने का ज्ञान तो था, लिखने का ज्ञान तो था, पर पढ़ने का ज्ञान नहीं। यहां इस टाइम पीरियड लिखने और पढ़ने दोनों का, लिखने व पढ़ने दोनों का ज्ञान था। हमने क्या लिखा कि हमने इतिहास के काल को 3 भागों में डिवाइड किया। पहले भाग को हमने प्राक मतलब पूर्व ऐतिहासिक काल का कहा, जब मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था, तो उस टाइम को हमने प्राक ऐतिहासिक काल कहा। जब लिखने का ज्ञान तो हो गया पर उसको पढ़ने का ज्ञान, जो लिखा उसे पढ़ नहीं पाया, उस टाइम को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जब लिखने के साथ साथ पढ़ने का ज्ञान हो गया तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस प्रकार से इतिहास को तीन कालों में डिवाइड किया गया है। इतिहास का जो समय है वो 3 भागों में बांटा गया है। अब हम बात ये कर रहे थे कि जब उसे लिखने का ज्ञान तो हुआ, पर उस टाइम पे कागज नहीं था, कागज का ज्ञान था ही नहीं। एक ऐसा समय था कि जब लिखने का ज्ञान तो था लेकिन उसे कागज का ज्ञान नहीं था। जब उसे कागज का ज्ञान नहीं था तो वो किस पे लिख रहा होगा? वो लिखता था ताम्र पत्रों पर, भोजपत्रों पर, इन सब चीजों में लिखता था। जब उसे लिखने का ज्ञान हुआ तो वो ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, ताम्रपत्रों पर लिखता था। ताड़पत्र क्या कहते हैं? वृक्ष के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वृक्ष के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उस पे वो लिखता था। और भोजपत्र क्या होते हैं? वृक्ष के छाल होता था, उस पे लिखते थे। और ताम्रपत्र क्या होता है? तांबे की पतली पतली वस्तुओं पर लिखते थे। अब हम उसके बारे में आज जानेंगे, इतिहास जानने के स्रोत। आज हम जानेंगे इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के कई स्रोत हैं। पहले हम बात करेंगे इतिहास जानने के कौन कौन से हमारे स्रोत हैं। पहला हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करेंगे हम। दूसरा हम बात करेंगे मुद्रा और अभिलेख के बारे में बात करेंगे हम। तीसरा हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं। या तो हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें, या तो हम मुद्रा और अभिलेख के बारे में बात करें, या तो हम साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें। अब हम पुरातात्विक स्रोत क्या होता है उसके बारे में जानेंगे।
पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये होता है कि जब पुरातत्व के लोग जो थे, पुरातत्ववेत्ता जो थे, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये मार्कर है, उस टाइम पे ये मार्कर था कि नहीं था, कैसे इसका अध्ययन करते थे। सपोज मान लीजिए कि इस जगह पर हमें पता चला कि यहाँ पे क्या है, जो पुरानी चीजों का कुछ अवशेष यहाँ पर है, तो इसका अध्ययन कैसे करेंगे। पहले तो पुरातत्ववेत्ता यहाँ पर आएंगे, उसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे खूब। अध्ययन करने के बाद उसे देखा जाएगा, वो सोचेंगे कि यहाँ पे क्या मिल सकता है, यहाँ पर क्या मिल सकता है, तो उसकी यहाँ पे खुदाई स्टार्ट करते थे। जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, कालीबंगन की खुदाई हुई, उससे कुछ न कुछ अवशेष हमको मिले। तो मतलब कि जो खुदाई के द्वारा जो अवशेष प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत में डालते हैं। कि उस टाइम पे खिलौने क्या यूज करते थे, बर्तन कैसा यूज करते थे, कपड़े कैसे यूज करते थे, क्या उस टाइम पे स्लीपर का पहचान था कि नहीं था, क्या उस टाइम पे मेडिकल दवाओं का प्रयोग किया जाता था कि नहीं किया जाता। इन सब चीजों को जो नीचे खुदाई से प्राप्त होती है चीजें, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करते हैं। जैसे जमीन के अंदर प्राप्त वस्तुओं के द्वारा, जमीन के अंदर प्राप्त वस्तुओं के द्वारा, ये इससे हम इतिहास का ज्ञान, ये इतिहास का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। जब उसकी खुदाई होती है तो उसमें जमीन के नीचे जो भी वस्तुएं हमको मिलती हैं, वो हमारा पुरातात्विक स्रोत में आता है। हम बात करते हैं मुद्रा और अभिलेख की बात करें तो मुद्रा क्या होता था, मुद्रा से हमें क्या पता चलता था, मुद्रा से हमें ये पता चलता था कि उस टाइम के जो राजा महाराजा होते थे, सिक्कों पर अपनी फोटो या फिर इमारत बनवाते थे। सिक्कों पर यहां लिखेंगे, सिक्कों के द्वारा शासन का पता चलता था, शासन के बारे में अध्ययन किया जाता था सिक्कों के द्वारा। जैसे एक बहुत अच्छे शासक हुए, उनका नाम था, गुप्त शासक थे वो, उनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो थे, वो सिक्के पर घोड़े पर सवार होकर उनकी एक फोटो लगी हुई थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो गुप्त शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, वो एक अच्छे घुड़सवार थे, जो उस काम में अच्छा था, उसी चीजों को वो उस पे लगाता था। तो हमें सिक्कों से उस समय की इतिहास, गुप्त शासक का इतिहास पता चला कि जो कुमारगुप्त प्रथम थे वो एक अच्छे घुड़सवार थे। और अभिलेख के द्वारा, अभिलेख का मतलब होता है स्क्रिप्ट, अभिलेख का मतलब होता है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखावट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखावट। जैसे आपने देखा होगा कि सड़कों पर कभी बहुत बड़े बोर्ड में लिखा होता था कि ये सड़क मार्ग यहां से वहां तक जाएगी, या कोटवा मलखानपुर रोड से लेके बीपीएस पब्लिक स्कूल तक ये रोड, इसका निर्माण कार्य इन विधायक या इन सांसद के द्वारा हुआ है। तो ये उस टाइम पर भी लोग पत्थरों पर लिखवाते थे। जैसे आज के समय में, आज की लिखावट तो सुंदर हो गई है, संगमरमर पे लिखवा जा रहा है, पहले लोग पत्थरों पर लिखते थे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलेख। अपने लेख को लिखवाना, अपने लेख को लिखवाना। जो अशोक थे, सबसे पुराना अगर अभिलेख की बात अगर किया जाएगा तो वो अशोक थे। अशोक ने अपने लेख, सबसे पुराना लेख के बारे में बात किया जाएगा तो वो अशोक का अभिलेख है। अशोक ने कुछ चीजें लिखवा के दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों पर लिखवा दिया था।
उसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो हमने पहला चीज देखा कि पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जमीन के नीचे जो भी वस्तुएं प्राप्त होगी वो भी इतिहास जानने का एक स्रोत है। मुद्रा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम के शासक, जैसे हमने देखा कि गुप्त शासक जो कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त प्रथम थे, उन्होंने क्या देखा कि अपनी फोटो को घोड़े पे सवार होकर अपने फोटो को जब सिक्के पे लगवाया तो उससे यह साबित होता है कि जो गुप्त शासक के जो कुमार गुप्त प्रथम थे वो एक अच्छे घुड़सवार थे। और हमने अभिलेख के बारे में देखा कि स्क्रिप्ट क्या होता है, जो पत्थरों पर लिखवाया जाता है। उसमें एक सबसे पुराना अगर अभिलेख की बात किया जाएगा तो वो अशोक के अभिलेख थे। ज्ञात अभिलेख की बात की जा रही है। आगे हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत हमें कैसे पता चलता है, देखते हैं। साहित्यिक स्रोत को भी कई भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ तो धार्मिक साहित्य थे, धर्म से रिलेटेड थी। कुछ क्या थी? धर्म से रिलेटेड चीजें थी। उसके बारे में भी, उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता था, ये धार्मिक साहित्य थे। कुछ थे धर्मेतर साहित्य थे, कुछ क्या था? धर्मेतर साहित्य था। और कुछ विदेशी यात्रियों का वितान था। एक था विदेशी यात्रियों का वितान, विदेशी यात्राओं का वितान। तो हमने देखा कि जो साहित्यिक स्रोत है उसे भी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया। एक धार्मिक साहित्य था, दूसरा धर्मेतर साहित्य था, तीसरा विदेशी यात्राओं का वितान था। अब हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य क्या था। धार्मिक साहित्य का मतलब था जैसे रामायण, महाभारत, इन सब चीजों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे? धार्मिक साहित्य में अगर हम देखें तो धार्मिक साहित्य में हमारा वेद आता है, बहुत पुराना है, वेद आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है, जातक कथाएं होती बौद्ध एवं जैन धर्म का, जातक कथाएं। हमने देखा वेद। अगर हम वेद के बारे में बात करें तो वेद के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेदव्यास। हमने देखा कि जो रामायण जो है, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक वाल्मीकि है। महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास है। और जैन और बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं वो क्या है? ये हमारी वाल्मीकि और वेदव्यास के द्वारा लिखा है। इससे हमें काल का क्या पता चलता है? इन सब चीजों से जो हमारा धार्मिक साहित्य है उनसे हमें काल का पता कैसे चलता है? तो इससे तो हमें ये पता चलता था कि उस टाइम पे आर्य जो थे, आर्य के संबंधों में कुछ पता चलता था। तात्कालिक समाज के विषय में पता चलता था कि उस टाइम का समाज कैसा था। रामायण को आप देखेंगे, महाभारत को आप देखेंगे, जातक कथाओं को आप सुनेंगे तो उस टाइम के बारे में जो हमारा सामाजिक समाज था, तात्कालिक समाज जो था उसके बारे में हमें पता चलता था। मतलब पहला तो आर्यों के बारे में पता चला, दूसरा तात्कालिक समाज के बारे में, उस टाइम का समाज कैसा था, तात्कालिक समाज कैसा था हमारा, या फिर सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। उस टाइम का सामाजिक और धार्मिक स्थिति हमारी कैसी थी उसके बारे में हमें ये पता चलता। धर्म से रिलेटेड कैसी चीजें थी, समाज से रिलेटेड कैसी चीजें थी,
समाज में कौन किस दर्जे पर था, उसके बारे में हमें धार्मिक साहित्य के द्वारा पता चलता था। जैसे अगर हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, तो उस टाइम पे राजतंत्र था। हमारे देश में राजतंत्र होता था। कोई राजा बनता था तो उसका पुत्र ही राजा बनेगा, ये राजतंत्र होता था। कोई राजा अगर होता था तो उसका बेटा राजा बनेगा, ये राजतंत्र है। और आज क्या है? आज हमारे देश में लोकतंत्र है। मतलब कि संविधान की प्राथमिकता अधिक दी गई है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों के द्वारा एक बनाई गई व्यवस्था होती है। अगर जनता चाहेगी तो आपको सांसद, आपका मंत्री, आपका विधायक चयन कर सकती है, या उसका पुत्र उसका शासक नहीं बन सकता है। जैसे यहां पे क्या है रामायण में, दशरथ के पुत्र राम थे। राम को राजा बनाया गया। ये क्या था? ये राजतंत्र था। यहाँ पे महाभारत में भी ऐसे था, उत्तराधिकारी की पोस्ट के लिए हो रही थी लड़ाई। उसी प्रकार से कई कहानियां हैं हमारे समाज में। और हम धर्मेतर साहित्य के बारे में बात करेंगे, जो धर्म से रिलेटेड चीजें नहीं थी, धर्म से ऊपर उठकर चीजें थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो धर्म से ऊपर उठकर चीजें थी, उसे हम धर्मेतर साहित्य कहते हैं। एक था हमारा, इसी में एक था हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र आपका चैप्टर भी है, अर्थ के बारे में अध्ययन करना। लेकिन ये किताब जो चाणक्य ने जो लिखी है किताब, ये किसी अर्थशास्त्र, अर्थ से रिलेटेड नहीं है, ये राजनीति से रिलेटेड है। ये राजनीति से रिलेटेड है। ये धर्मेतर साहित्य धर्म से भी ऊपर उठकर ये है। और ये धर्मेतर साहित्य को हमने पहला देखा अर्थशास्त्र है। और दूसरा राजतरंगिणी। दूसरा आप देख लीजिए, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक जो थे वो कल्लाड़ थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्लाड़ थे। इससे क्या धर्मेतर साहित्य से हमें क्या पता चलता है? अर्थशास्त्र जो हमारा चाणक्य था वो राजनीति, मतलब ये अशोक के बारे में लिखा गया इसमें। इससे क्या पता चलता है हमारा? तात्कालिक समाज की राजनीति कैसी थी उस टाइम के समय में। आज से लगभग कई हजारों वर्ष पहले हमारे जो समाज की जो राजनीति थी, तात्कालिक समाज की राजनीति कैसी थी, उसके बारे में अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी बताती है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी, ये हमको यहां से पता चलता है। उस समय के बारे में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति लोगों की कैसी थी, हमें धर्मेतर साहित्य से पता चलता है। अगर हम कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको जानकारी हासिल करनी है तो वो धर्मेतर साहित्य से हम याद करेंगे। हम धर्मेतर साहित्य के राजतरंगिणी के कल्लाड़ में एक भाग में लिखा गया है कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो हमने देखा कि जो हमारा साहित्यिक स्रोत है, जो बहुत पहले वेद व्यास और वाल्मीकि जी ने ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर या किसी चीजों पे ताड़पत्रों पर लिख दिया और वही आज तक चल रहा है। धार्मिक साहित्य का मतलब है आर्यों के बारे में अध्ययन, तात्कालिक समाज के विषय के बारे में अध्ययन, उस समय की तात्कालिक सामाजिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हमारा धार्मिक साहित्य बताता है। और उस टाइम के बारे में अगर हम राजनीति के बारे में अगर बात करना है तो हम धर्मेतर साहित्य को पढ़ेंगे। मतलब धर्मेतर साहित्य में दो आता है, एक अर्थशास्त्र होता है, दूसरा राजतरंगिणी होता है। अर्थशास्त्र के लेखक हमारे चाणक्य हैं और राजतरंगिणी के लेखक हमारे कौन है? कल्लाड़ है। विदेशी यात्रियों का वृतांत के बारे में अगर हम बात करेंगे, तीसरा विदेशी यात्रियों का वृतांत। विदेशी यात्रियों का वृतांत
विदेशी यात्राओं का वृतांत के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले है इंडिका। इंडिका एक है। दूसरी इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका जो पवित्र स्थल है वो किसका है? वो मेगास्थनीज का लिखा हुआ चीज है। हमारे उसके बारे में देखेंगे कि जो विदेशी यात्राओं का जो वृतांत लिखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन समाज की झलक दिखाई गई है इंडिका में। ये कौन लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा था। किसके बारे में लिखा था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन समाज की झलक दिखाई गई थी उसमें। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थी। उस समय की जो झलक थी वो दिखाई गई है इंडिका में। यात्रा वृतांत में अगर देखा जाए तो एक फाहयान था। यात्रा वृतांत में एक फाहयान था। ये चीनी यात्री था। ये चीनी यात्री था। एक फाहयान था जो चीनी यात्री था, वो गुप्त काल से संबंधित था। ये गुप्त काल में आया था। ये इसकी क्या दिखाई गई है? गुप्त काल की दिखाई गई है। चंद्रगुप्त मौर्य काल का था। इंडिका मौर्य काल में आई थी। मेगास्थनीज उसके लेखक थे। और फाहयान एक यात्री का वृतांत था जो चीनी यात्री था और उसने गुप्त काल के बारे में लिखा था। और एक था वेनसांग। वेनसांग भी क्या था? एक चीनी यात्री था। वेनसांग भी एक चीनी यात्री था। वो हर्ष के महाराज हर्ष जो थे, हर्ष के शासन के बारे में बताया गया है उसमें। तो मतलब हमने ये देखा कि जो हमारी इतिहास जानने के स्रोत है उसको हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया। पहले भाग को हमने पुरातात्विक स्रोत बताया, जो जमीन के नीचे से खुदाई के द्वारा प्राप्त अवशेष थे उससे जो हमें जानकारी मिलती है उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। दूसरा हमने देखा कि मुद्रा पर जो लेख लिखी होती थी या मुद्रा पे जो छवि जो बनी होती थी उससे जो हमें पता चलता था उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा। और इसी का एक अभिलेख, मतलब जो पत्थरों पर, ताम्र पत्थरों पर, ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर जो चीजें लिखवा दी जाती थी या दीवारों पर जो चीजें लिखवा दी जाती थी, प्रिंट करवा जाती थी, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। और तीसरा हमने बड़ा टॉपिक देखा इतिहास जानने का। तीसरा टॉपिक हमारा साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत को हमने 3 भागों में बांटा। एक भाग को हमने धार्मिक साहित्य बोला। धार्मिक साहित्य में हमारा वेद आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है और जातक कथाएं आती है। उससे हमें पता चलता है कि समाज में तात्कालिक समाज की क्या स्थिति थी, वो धार्मिक साहित्य से हमको पता चलता है। उसके बाद हमने देखा कि धर्मेत्तर साहित्य क्या होता है। धर्मेत्तर साहित्य से हमको उस काल के तात्कालिक समाज की राजनीति के बारे में हमको पता चलती थी। उसमें 2 पवित्र ग्रंथ थे, एक था अर्थशास्त्र, दूसरा था राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे और राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे। और तीसरा हमने देखा विदेशी यात्रियों का वृतांत देखा। विदेशी यात्रियों का वृतांत में हमने देखा इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। दूसरा फाहयान था जो चीनी यात्री था, उसने गुप्त काल के बारे में बताया था। और एक वेनसांग चीनी यात्री था, वो हर्ष के शासनकाल के बारे में बताया था। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। अगले टर्न पे मिलेंगे इसी टॉपिक के आगे भाग के लिए। थैंक यू।